हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आप चाहे साइंस संकाय के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स संकाय के स्टूडेंट्स हैं या फिर बच्चे आर्ट्स संकाय के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने एईसी पेपर फर्स्ट में एमआईएल हिंदी सब्जेक्ट को रखा है तो आप लोग आज के इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। अभी हम लोग एमआईएल हिंदी का यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट का बच्चे आज ये छठा क्लास होगा जिसमें हम लोग पलवन के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने 5 क्लास में 5 अलग अलग टॉपिक को डिस्क्राइब किया है। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग क्लास जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आज के इस क्लास में बच्चे हम लोग क्या क्या जानेंगे, जैसे कि पलवन का क्या अर्थ होता है, इसकी कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है। पलवन के प्रकार को देखेंगे, कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं, हिंदी भाषा में इसका क्या महत्व है, इसके महत्व पर चर्चा करेंगे। फिर पलवन की विशेषताएं क्या रही है, हम इसकी विशेषता को जानेंगे। पलवन लिखा कैसे जाता है, इसके बाद जो है बच्चे हम कुछ वाक्यों का पलवन करके भी आपको दिखाएंगे और साथ में जो है अंत में हम लोग पलवन और संक्षेपण में क्या अंतर होता है इस पर चर्चा करेंगे। ये सारा टॉपिक हम आज के इस क्लास के माध्यम से देखेंगे। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आप लोगों को ध्यान से देखना है, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए फटाफट से हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है बच्चे तो शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों को, ताकि सारे फ्रेंड्स आपके क्लास को ज्वाइन करें और पूरे यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन कंटेंट के साथ अपनी तैयारी कर सके। सेशन को लाइक नहीं किए बच्चे, लाइक कर लेना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। आइए बारी बारी से हम लोग सभी चीजों को देखते हैं। जैसे कि हम देखिए पलवन की बात करते हैं तो पलवन जो होता है बच्चे, इसका शाब्दिक अर्थ जो है यह विस्तार करना होता है या फिर कहे तो भाव का विस्तार करना होता है, ठीक है। जब आपसे पूछा जाएगा तो आप आराम से कह सकते हो। वैसे देखिए आप लोग ये चीज पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हालांकि पलवन शब्द का उपयोग आपके लिए नहीं किया जाता था। आपने क्लास 10th में भी देखा होगा, क्लास 11 12th में भी देखा होगा। जैसे कि आपसे पेपर में पूछा जाता था भाव स्पष्ट करे, है ना, या भावार्थ लिखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि नहीं। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा गुरुजी ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाता था या नहीं जाता था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ये आपका भावार्थ पूछा जाता था यही तो पलवन है। आप क्या करते थे, जैसे मान लीजिए कोई कविता का 4 पंक्ति दे दिया, इसको कहा कि भावार्थ लिखिए, तो आप इसको विस्तार पूर्वक लिखते थे कि नहीं। तो यही चीजें हैं आपका क्या पलवन। क्लियर है। तो आप इसकी परिभाषाओं को अब कैसे लिखोगे, अर्थ को तो आपने समझ लिया, परिभाषा लिखेंगे कि पलवन जो होता है यह किसी भावपूर्ण वाक्य का या फिर किसी कथन का, किसी वाक्यांश का, किसी लोकोक्ति का या फिर मान लीजिए कविता के किसी सूक्ति का, है कि नहीं। तो इन सभी का जो है क्या करते हैं हम लोग अपने उदाहरण के माध्यम से हो या फिर उसे जो है अपनी विचारात्मक तथ्यों के आधार पर क्या करते हैं तो स्पष्ट करके बताते हैं काफी डिटेल्स में। यही कला जो है बच्चे क्या कहलाता है, आपका पलवन कहलाता है। क्लियर है। देखिए पलवन की बात करते हैं बच्चे तो यह जो है आपका किसका विलोम माना जाता है, तो संक्षेपण का विलोम माना जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए संक्षेपण में हम लोग क्या करते हैं, संक्षेप करने का काम करते हैं, जो कि पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। और देखिए यहाँ पर पलवन में हम लोग क्या करेंगे, तो कोई भी ऐसा वाक्य हो, कोई भी ऐसा शब्द हो, उनका हम लोग क्या करेंगे, विस्तार करेंगे, ठीक है। तो इसलिए संक्षेपण का विलोम किसको कहते हैं बच्चे, तो पलवन को कहा जाता है, जिसमें आप क्या करोगे तो अलग अलग उदाहरण अपने अपने तार्किक शक्ति, वैचारिक शक्ति के आधार पर क्या करेंगे तो किसी भी वाक्यों का विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए आगे बात करेंगे बच्चे। तो यहाँ पर देखिए कई सारे विद्वानों ने जो है इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है। हालांकि सभी के अर्थों को समझेंगे बच्चे तो एक ही अर्थ निकल कर आएगा, कोई दूसरा अर्थ यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मान लीजिए क्वेश्चंस में पूछा कि आपको पलवन पर टिप्पणी करना है, ठीक है, या पलवन को परिभाषित करना है, तो आप इतने छोटा परिभाषा लिखोगे तो 5 नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए चाहिए आपको क्या कि अलग अलग विद्वानों की जो परिभाषाएं हैं हम उसको क्या करें, शामिल कर दे, ठीक है। जैसे कि देखिए एसटी इमाम की बात करते हैं तो एसटी इमाम साहब का कहना है कि विस्तारीकरण जो होता है बच्चे, यह एक प्रकार का ऐसा भाव है या फिर यह एक प्रकार की ऐसी वर्णनीय उल्लेख है जिसमें हम लोग क्या करते हैं तो अपने भावनाओं का विस्तार करते हैं, अपने विचारों का विस्तार करते हैं, ठीक है। जिसमें आपको विस्तार करने के लिए कई सारे दृष्टिकोण लगते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण से हम लोग किसी भी वाक्यों का विस्तार करते हैं। इसके बाद आप अलग अलग उदाहरण का यूज कर सकते हैं, कई सारे प्रमाण उसमें आपको देने पड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक आपको बताते हैं तो फिगर लगा करके या फिर मान लीजिए किसी एग्जांपल्स के जरिए हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं। तो इस तरीके से जो है आप कई प्रमाण के जरिए भी उसको क्या कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। ये बात कहना किसका है, तो एसटी इमाम जी का कहना है। क्लियर है। देखिए इसके बाद देखेंगे हम लोग जो अगला विद्वान है वह है बेकन। बेकन की बात करते हैं तो इनका भी कहना वही है, बस इसने थोड़ा सा चीजों को बदल दिया क्या, तो इसने भी कहा कि भाई यह एक विचारों का क्या है तो विस्तारीकरण है, जिसको हम एक अनुच्छेद के माध्यम से करते हैं।
ठीक है, एक अनुच्छेद में करते हैं। लेकिन इन्होंने एक और बात बताया कि भाई यह इसका जो उद्देश्य होता है यह नियंत्रित होता है। कहोगे सर कैसे नियंत्रित होता है? तब देखो, विस्तार करने का मतलब ये थोड़े होता है कि जो मन होगा आप वो चीज लिखते जाइएगा, जो मन होगा वो चीज बोलते जाइएगा। नहीं, उसकी भी मर्यादाएं हैं। जैसे मान लीजिए कोई पंक्ति दिया है, उसका विस्तारीकरण आपको करने के लिए कहा जाएगा, तो आप जो विस्तार करोगे उसमें केवल और केवल मूल अर्थ व्यक्त होने चाहिए। जो इसका मूल अर्थ है वही। आप इसके लिए जो है कुछ अलग अलग प्रकार के शब्दों का या अलग अलग वाक्यों का जिसका कोई मायने ही नहीं है इस शब्द से, इस वाक्य से, आप वैसे शब्दों का अगर प्रयोग करेंगे तो वो विस्तारण नहीं कहलाता है। समझ गए ना? तो इस प्रकार का मत जो है आपके बेकन साहब का है। आगे देखिए, आगे जो है अगले कुछ और विद्वानों के बारे में जानते हैं, जैसे कि डॉक्टर मुशीराम शर्मा जी। इनका कहना है कि वस्तुतः किसी सूत्रबद्ध अथवा संगुफित विचार या भाव के सविकासन को विस्तारण कहा जाता है। कहने का मतलब कोई भी सूत्रबद्ध, ठीक है, जैसे मान लो कोई एक शब्द, कोई एक वाक्य है जो एक सूत्र में बंधा हुआ है, साथ में कोई भी एक संगुफित, संगुफित कहने का मतलब एक छोटा सा वाक्य या छोटा सा विचार, ठीक है, उन विचारों को या फिर उन भावों को जब हम क्या करते हैं तो संविकास करते हैं, मतलब उसका बड़ा रूप विस्तारित करते हैं, वही आपका विस्तारण कहलाता है। ये आपके डॉक्टर मुशीराम शर्मा जी का कहना है। आगे देखिए तो आपके चंद्रपाल जी क्या कहते हैं, तो डॉक्टर चंद्रपाल जी का कहना है कि विस्तारण जो होता है बच्चे, यह भाषा अभिव्यक्ति की एक प्राविधि होती है। भाषा अभिव्यक्ति की प्राविधि कहने का मतलब अपनी भावों को व्यक्त करने की एक विधि है, जिसमें मूल कथन अथवा सुक्ति का जो है व्याख्यापरक अर्थ संभावी रचनाओं और उदाहरण से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जिसमें आप कोई भी बातों को क्या करते हैं तो एक संभावी रचना के आधार पर और उदाहरण के आधार पर बच्चे क्या कर पाते हैं तो उसको स्पष्ट रूप से बता पाते हैं। इसमें सामान्यतः जो है विषय शीर्षक अथवा लघु अनुच्छेद व्याख्यात्मक ढंग से विस्तार पूर्वक लिखने की अपेक्षा होती है। ठीक है, इसमें जो है आप कोई भी बात अगर बताते हैं तो उसमें विषय का जो है शीर्षक नहीं होना चाहिए, इसके बाद जो है लघु छोटे छोटे अनुच्छेद नहीं, ठीक है, उन सभी का जो है व्याख्यात्मक तरीके से हम लोग क्या करते हैं बच्चे, तो व्याख्यात्मक तरीके से इसकी अपेक्षा करते हैं कि आप चाहे वो छोटा शीर्षक हो या फिर मान लीजिए कोई एक छोटा सा वाक्य हो तो उन वाक्यों को क्या करें काफी डिटेल में लिखे। जैसे मान लीजिए हम कोनो लेख उख लिखते हैं तो लेख लिखने के लिए क्या करते हैं, एक शब्द में दे दिया, जैसे मान लो दिवाली पर लेख लिखे तो दिवाली पर लेख लिखे, केवल एक शब्द है दीपावली, है कि नहीं, लेकिन आप उसको काफी डिटेल में लिखते हो तो वही विस्तारण है कि नहीं। चलिए, तो इस प्रकार से अलग अलग मत आपको देखने को मिलते हैं अलग अलग विद्वानों के द्वारा विस्तारण के बारे में, और इन सभी को जब हम एक साथ समाहित करके पढ़ेंगे तो हमको एक ही बात स्पष्ट होकर आता है कि भाई कोई भी विचार हो, कोई भी बात हो, कोई भी कथन हो, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे तो एक विचारात्मक तरीके से एक कायदे कानून में रह करके हम उसका क्या करेंगे बच्चे, जब विस्तार करेंगे तो वही आपका विस्तारण कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे बच्चे पलवन के प्रकार को। पलवन के प्रकार की बात करें तो हालांकि इसके कई सारे प्रकार हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो देखिए जैसे कि एक शब्द वाला पलवन, एक शब्द वाले पलवन की बात करें तो जैसे इसमें आपको कई सारे शब्द ऐसे देखने को मिलते हैं जो एक शब्द में हो और आप उसका विस्तारीकरण करते हो। सपोज कीजिए पंचायत है, तो पंचायत की बात करते हैं तो जहां पर क्या होता है, लोगों का समावेशन होता है, जिसमें काफी सारे लोगों की चर्चा होती है कि नहीं, उसमें काफी सारे लोग निहित होते हैं, तो ये पंचायत है। आप पंचायत पर लेख लिख सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं, है कि नहीं। प्रतिभा, प्रतिभा एक छोटा सा शब्द है, लेकिन अगर आपको किसी की प्रतिभा के बारे में चर्चा करना हो तो आप बताइए कितने बड़े शब्दों में कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। किसी की बड़ाई करनी हो, किसी की खासियत को बताना हो तो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। वसंत ऋतु मान लीजिए, है कि नहीं, छोटा सा शब्द है वसंत, लेकिन वसंत ऋतु की बात करें तो भाई जिसे हम ऋतुओं का राजा कहते हैं, अब बताओ जो राजा हो उसके बारे में आप कितने शब्दों में लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप देखोगे कि एक छोटे छोटे शब्द को जब विस्तारित किया जाता है तो उसको हम लोग बच्चे एक शब्द वाला पलवन कहते हैं। उसी प्रकार से आपको दो या दो से अधिक शब्द वाले पलवन देखने को मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए परीक्षा का माध्यम, यहाँ पर दो से अधिक शब्द है, आप इसके बारे में टीका टिप्पणी कर सकते हो। इसके बाद देखिए जैसे कि मान लीजिए आपका हो जाता है वैधानिक व्यवस्था, है कि नहीं, वैधानिक व्यवस्थाएं क्या है, कानून व्यवस्थाएं क्या है, आप इसके बारे में। फिर राष्ट्रहित की सिद्धि, राष्ट्रहित की सिद्धि के बारे में आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप दो या दो से अधिक शब्दों का क्या करेंगे बच्चे, पलवन करेंगे, तो वही कहलाएगा आपका दो या दो से अधिक शब्दों वाला पलवन। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए आपके एक वाक्य वाला पलवन। अब एक वाक्य वाला पलवन कहने का मतलब कोई एक वाक्य है, आप उसको विस्तारित करते हैं तो वह एक वाक्य वाला पलवन कहलाएगा। सपोज कीजिए जैसे मैंने कोई वाक्य कहा, जैसे बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। ठीक है, बैर जो है बच्चे यह क्या है, क्रोध का आचार या मुरब्बा है।
श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम जो है भक्ति है, या फिर कहे तो अहिंसा ही परमो धर्म है। इस तरीके से देखिए तो आप एक वाक्य को देख रहे हैं, अहिंसा ही परमो धर्म है, ठीक है, या फिर श्रद्धा और प्रेम का योग जो है यह भक्ति का नाम है। आप इसको अपने जो है शब्दों में क्या कर सकते हैं, तो डिटेल में बता सकते हैं कि किस प्रकार से जो है श्रद्धा और प्रेम जो है एक भक्ति का भाव माना जाता है। उसी प्रकार से जैसे बैर यानी कि किसी से जो है नाता खत्म कर लेना, ये जो है प्यारे बच्चे आपके क्रोध का क्या माना जाता है, तो अचार और मुरब्बा माना जाता है। किसी से अगर आपको दुश्मनी रहेगी तो हमेशा जो है आप जो है उसके प्रति क्रोधित रहेंगे, है कि नहीं। तो इन सभी चीजों को कैसे आप डिटेल में लिख सकते हो, यही आपका पलवन है, जो कि एक वाक्य वाला पलवन होगा। इसके बाद मुहावरा या लोकोक्ति वाला पलवन हो सकता है। सपोज करो कि किसी मुहावरा का आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, है ना। अधूरा ज्ञान होगा तो भाई साहब देखते हो, जिसके पास ज्ञान कम रहता है वो क्या करता है, हर जगह अपना बांटता रहता है, कहीं भी किसी भी मुद्दे पर जो है क्या करेगा, अपना बहस छेड़ देगा। लेकिन जो इंसान क्या होता है, ज्ञानी होता है, पूर्ण रूपेण जिसके पास ज्ञान होता है, वह फल लगे वृक्ष के समान होता है। फल लगे वृक्ष की टहनी देखते हो कैसे झुक जाता है, उसी प्रकार से बच्चे जो है आपके देखोगे कि जो भी ज्ञानी पुरुष होते हैं वह बिल्कुल शिथिल रहते हैं, बिल्कुल नरम भाव से रहते हैं। लेकिन वहीं पर जो बच्चे जो हैं जिसके पास ज्ञान की कमी होती है, वो हमेशा अपने आप को दिखाने की कोशिश करता रहता है कि हम इतने बड़े ज्ञानी हैं, है कि नहीं। इसी तरीके से बच्चे जो है आपको कई सारे ऐसे वाक्य, मुहावरे वाले वाक्य मिल जाएंगे, कुछ कहावतें मिल जाएगी। जैसे मान लो ईंट से ईंट बजा देना, अब ईंट से ईंट बजा देना मुहावरा है भाई, जैसा प्रश्न वैसा जवाब, है कि नहीं। जैसा व्यवहार करोगे वैसा हम तुम्हारे साथ व्यवहार करेंगे। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, है ना। अगर मन में ठान लिए तो हार होगी, और मन में ठान लिए तो जीत होगी, है कि नहीं। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, जैसे मान लीजिए गरे मुर्दे उखाड़ना, ठीक है। गरे मुर्दे उखाड़ने कहने का मतलब यह है कि बीती बातों को फिर से याद करना, है कि नहीं। तो आप इस पर कैसे टिप्पणी करोगे, तो ये आपके मुहावरे और लोकोक्ति वाला पलवन हो जाता है। फिर देखेंगे हम लोग किसी कथा वार्ता के रूप रेखाओं का पलवन, यानी कि कथा वार्ता कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कि कोई भी कविता वगैरह हो गया, है कि नहीं। उस कविता से क्या किया जाता है, तो कोई भी चौपाई ले लिया, उस चौपाई को आपको बोलेगा कि भाई इसको क्या करो, तो डिटेल में व्याख्या करो, वही आपके कथा वार्ता का रेखांकन हो गया। चलिए आगे देखेंगे बच्चा, तो किसी कथा या वार्ता के शीर्षक का पलवन, ठीक है। कोई भी कहानी, कविता है, या फिर कोई बातचीत, संवाद है, उसको अगर आप एक शीर्षक दे पाओ तो उस शीर्षक आप किस तरीके से चर्चा करोगे। जैसे मान लो खरगोश और कछुआ, बचपन में पढ़े थे खरगोश और कछुआ वाला कहानी, है कि नहीं। दोनों में होर लगती है, होर लगती है तो फिर दोनों निकल पड़ता है, भाई कौन वहां तक पहले पहुंच पाएगा। तो क्या होता है, खरहा तो भाई तेज दौड़ सकता है और कछुआ तो एकदम धीरे धीरे जाएगा। खरहा एकदम आगे निकल जाता है और आगे आकर के जो है क्या करता है, वो देखता है कि अरे बा पिछवा में तो कछुआ का कोई नामे निशान नहीं है, तब तक हम आराम कर लेते, सुतले रह जाता, कछुआ पार कर जाता है। ये वाला कहानी तो आप लोग पढ़ ले ही होंगे, है कि नहीं। लोमड़ी और सारस, ये भी आप लोग पढ़े होंगे बचपन में कहानी। इसके बाद बंदर और मगरमच्छ, ये भी बचपन में हम लोगों ने कहानी पढ़ा था, समझ गया ना। तो सारी कहानी के बारे में डिटेल में बताएंगे तब थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा और फालतू में टाइम बर्बाद नहीं करना है। बस एक से आप समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए कोई भी कथा का शीर्षक हो, कोई भी कहानी का शीर्षक हो, आप उसके बारे में जो डिटेल में लिखते हैं वही क्या कहलाता है बच्चे, आपके किसी कथा या वार्ता के शीर्षक का पलवन। क्लियर है। तो कुल मिलाकर जो है ये पलवन के आपके क्या थे बच्चे, प्रकार थे। आगे हम लोग देखेंगे कुछ अगला टॉपिक। एक बार आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या यहां तक आपको चीजें समझ में आया कि पलवन का अर्थ क्या होता है, पलवन की परिभाषाएं क्या है, विद्वानों ने इसकी क्या परिभाषा दी, और पलवन के प्रकार क्या हैं, ये सब समझ गए हैं। चलिए बच्चे आगे देखेंगे हम लोग। अगला जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो है हिंदी भाषा में पलवन का क्या महत्व है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आपसे पेपर में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सपोज कीजिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में पूछ देगा कि पलवन क्या है, ठीक है। पलवन के अर्थों को समझाइए और हिंदी भाषा में इसका क्या महत्व है, इसका वर्णन करें, तो आप कैसे लिखोगे। चलिए हम समझते हैं इसको। देखो हिंदी भाषा में अगर पलवन के महत्वों को समझेंगे तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि आपका जो पलवन शब्द है प्यारे बच्चे, यह पल्लव शब्द से बना हुआ है। कौन से शब्द से बना हुआ है, पल्लव। पल्लव जानते हो किसको कहते हैं, पेड़ पर जब छोटा छोटा पत्ता लगता है तो हम लोग उसको पल्लव कहते हैं कि नहीं, तो वही पल्लव है, ठीक है। जब कोई भी छोटे चीज का जब विकास होता है तो वही पलवन बन जाता है। जब भी क्या होता है बच्चे, किसी भी छोटे चीज का विकास क्रम होता है, जैसे मान लो कोई एक छोटा सा पत्ता है, छोटा सा पत्ता विकसित होकर के युवावस्था धारण करता है कि नहीं, तो उसकी जो विशेषताएं है बच्चे, वो छोटे वाले से ही क्या निकल के आती है, विशेषताएं निकल के आती है। क्योंकि बचपन में आप जैसे बनोगे आगे चलकर भी वैसे ही बनने की पूरी उम्मीद रहती है कि नहीं। तो ये विशेषता आपको कौन बताता है बच्चे, पलवन बताता है। इस सभी का अर्थ ये है बच्चे कि देखिए पलवन एक प्रकार का ऐसा
आपके हिंदी भाषा में गुण है या फिर एक प्रकार की ऐसी कला है जिससे आपके विचारों का या फिर मूल भावों का उदाहरण के जरिए या फिर विभिन्न प्रकारों से जो है क्या किया जाता है बच्चे, तो इसको स्पष्ट किया जाता है। साथ में आप देखोगे कि पलवन के अभ्यास से जो है बच्चों में क्या होती है, तो बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, वैचारिक शक्ति का विकास होता है। क्योंकि जब आप अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो वहां पर बहुत सारी चीजों को क्या करना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है। अब बताइए, जब सोचेंगे तो वहां पर आपकी बुद्धि लगेगी, जब बुद्धि लगेगी आप अलग अलग प्रकार से सोचने की कोशिश करोगे, तो ऐसी स्थिति में बच्चे क्या होगा, आपकी वैचारिक और आपकी बौद्धिक शक्ति का क्या होगा बच्चे, विकास होगा। समझ गया ना। इसके साथ साथ इसमें कल्पना शक्ति का भी विकास देखने को मिलता है। जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे मान लीजिए सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, है ना, साहित्यिक या फिर व्यवहारिक, इन सभी क्षेत्रों में आप अच्छे तरीके से सोचने के योग्य बन पाओगे। और उसका श्रेय किसको जाता है बच्चे, तो पलवन को जाता है। जब आप पलवन करना सीखिएगा तो आपको इन सभी पहलुओं पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, इन सभी पहलुओं को आपको जानना होगा, तभी आप किसी भी चीजों का जो है विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकते हो, अलग अलग प्रकार का एग्जाम्पल दे सकते हो। नहीं तो होगा ही नहीं, क्योंकि चीजों को आप जब तक देखोगे नहीं तब तक उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है बच्चे, आपके पलवन से क्या होती है, तो बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, कल्पनात्मक शक्ति का विकास होता है, वैचारिक शक्ति का विकास होता है। बस आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। और इन्हीं सभी कारणों से जो है हिंदी भाषा में क्या है बच्चे, आपके पलवन का एक बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करूंगा आपको पलवन के महत्व के बारे में समझ में आ गया होगा कि आखिर पलवन हमारे लिए जरूरी क्यों है, इससे हमें क्या क्या मिलता है। आगे देखेंगे। चलिए, अगला जो टॉपिक आपका रहने वाला है वो है पलवन की विशेषता, इंपोर्टेंस ऑफ पलवन। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे बच्चे, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखोगे, क्योंकि यह आपसे पेपर में क्वेश्चंस पिछले साल पूछा गया था। अब 2023-27 सेशन वालों में बताइए, जिस यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चंस पूछा गया था, हो सकता है उसमें ना पूछे, जिसमें ना पूछा गया था उसमें पूछ दे, तो आपको ये अच्छे तरीके से कर लेना है। देखिए, पलवन की विशेषता की बात करेंगे बच्चे, तो इसमें सबसे पहला विशेषता आता है स्पष्टता। स्पष्टता कहने का क्या मतलब है, अब जब तक इसमें स्पष्टता नहीं देखने को मिलेगा तो पलवन का कोई मूल अर्थ रह ही नहीं जाएगा, है कि नहीं। जब भी कोई भी चीजें लिखते हैं तो आप उसको स्पष्ट तरीके से लिखिए, ताकि मान लीजिए जो व्यक्ति उसको पढ़ना चाहेगा, समझना चाहेगा, तो वो अच्छे तरीके से उसको समझ सकेगा। अगर इसमें कोई भी असावधानी देखने को मिलेगी बच्चे, तो जैसे ही असावधानी देखने को मिलेगी तो उसका मूल अर्थ खो जाएगा, कोई मूल भाव अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। इससे क्या होगा बच्चे, तो इससे पढ़ने वाला या फिर उसको सुनने वाला, समझने वाला अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएगा। तो पहला गुण आप लोग क्या याद रखोगे पलवन में, पलवन में इसका सबसे पहला गुण याद रखोगे कि स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरा बात, संक्षिप्तता का गुण तो होना बहुत जरूरी है। संक्षिप्तता कहने का मतलब यह है कि भाई, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि पलवन लिखने का मतलब, विस्तारित करने का मतलब यह नहीं है कि उसको जो मन सो लिख करके विस्तारित करो। उसका मूल अर्थ होना चाहिए, जो भी तार्किक चीजें हैं, जो भी मूल बिंदु हैं, सिर्फ उस पर टीका टिप्पणी होनी चाहिए। बाकी जो है अलग प्रकार के किसी भी शब्दों का या फिर किसी भी विचारों का आप उसमें प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हो तो वह पलवन का एक मूल अर्थ नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे बच्चे। सरलता इसमें होनी चाहिए, सरलता का गुण होना बहुत जरूरी होता है इसमें, क्योंकि आप जब सरलता व्यक्त करेंगे इसमें, तो आप देखोगे कि छोटे छोटे वाक्य का प्रयोग करेंगे, आप छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करेंगे, जानबूझकर जो है अलंकार जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर अलंकार वगैरह का प्रयोग करेंगे तो फिर क्या होगा, जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो सुनने वाला व्यक्ति है, वह व्यक्ति को कठिनाई होगा, वह अच्छे तरीके से उसके अर्थों को समझ नहीं पाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए जरूरी है कि आप इसमें सरल सरल वाक्यों का प्रयोग करें, जिससे पढ़ने वाला इसको अच्छे तरीके से समझ सके। समझे ना बच्चे। इसके बाद इसमें अन्य पुरुष की शैली का ज्यादातर प्रयोग करें। जैसे कि देखिए, आप पुरुष पढ़ते हैं 3 प्रकार के, है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इसमें उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के जगह जो है बच्चे, अन्य पुरुष को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, क्योंकि अन्य पुरुष की जो शैली है, इसके प्रयोग करने से पलवन में क्या आती है, सरलता देखने को मिलती है, सहजता देखने को मिलती है और प्रवाहमयता देखने को मिलती है। इससे जो है आपका क्या होता है, पलवन जो है आगे की तरफ प्रवाहित होता है। तो इसलिए आप किसका प्रयोग करेंगे, अन्य पुरुष की शैली का प्रयोग करेंगे। क्लियर है बच्चे। आगे देखिए, इसकी एक और विशेषता है जो कि आलोचना व टीका टिप्पणी के निषेध से संबंधित है। आलोचना व टीका टिप्पणी के निषेध के बारे में जब बात करेंगे तो देखिए, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी ऐसी पंक्ति आपके सामने दिया हुआ है, जब आप उसका क्या करते हो, तो पलवन लिखते हो या फिर उसकी व्याख्या करते हो बच्चे, तो व्याख्या के दौरान मान लीजिए आपके सामने 2 तरह के पहलू आए, एक तो आपका सकारात्मक पहलू और एक बच्चा नकारात्मक पहलू। नकारात्मक पहलू जिस पर आप आलोचना कर सकते हो या उस पर कोई अपने तरफ से जो है टीका टिप्पणी कर सकते हो।
तो आपको किसी भी नकारात्मक पहलू पर याद रखना है कि किसी भी नकारात्मक पहलू पर बच्चे आपको टीका टिप्पणी नहीं करने की आवश्यकता है। क्योंकि मान लीजिए कि हम यहाँ पर अगर किसी भी पंक्ति का पलवन लिख रहे हैं, सकारात्मक पहलू पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बीच में कोई नकारात्मक पहलू आ गया और हम नकारात्मक पहलू की तरफ बात करना शुरू कर दिए, तो वैसे में जो हमारा मूल रास्ता था, जहां हमें जाना था, उस रास्ता को हम भटक जाते हैं। ऐसे स्थिति में क्या होगा, तो समझने वाला हमारी बात को नहीं समझ पाएगा। जब समझने वाला हमारी बात को नहीं समझ पाएगा तो फिर क्या करेगा, उसको मन नहीं लगेगा, वो सुनबे नहीं करेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए आप याद रखिएगा कि इसमें जो आलोचना व टीका टिप्पणी का बात है तो उसको निषेध किया जाता है, उसको त्याग दिया जाता है, समझे। तो इस प्रकार की विशेषताएं आपको बच्चे कहां पर देखने को मिलती है, आप कहोगे गुरुजी ये सारी विशेषताएं जो है ये पलवन की विशेषताएं हैं। तो एक बार आप लोग बच्चे कमेंट करके बताना कि क्या आप लोगों को पलवन की विशेषता समझ में आ गया। चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। और अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही है भाई, तो आपका भी सपोर्ट करना बनता है। मैं आपके लिए अगर मान लीजिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इतना ज्यादा मेहनत करने को तैयार हूं, तो आप मेरे लिए छोटा सा काम नहीं कर सकते हो, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दो। और चैनल पर नए हो बच्चे तो आप भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि डेली शाम को ये 8 बजे आपको क्लास मिल सकेगी। देखिए आगे बात करेंगे, जो अगला टॉपिक है पलवन लिखने की विधि क्या है बच्चे, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि बताइए पलवन लिखते समय जो है हम किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए वह कौन कौन सा ऐसा बात है, आइए जानते हैं जिसको पलवन लिखने के समय में ध्यान दिया जाता है। जैसे कि सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, जो भी आपका मूल पाठ है जिस पर आपको विस्तारण करना है, ठीक है, उसको आप अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद जो है उसका अच्छे से अमल कीजिए उस पर कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है कि नहीं, हमें किस टॉपिक पर जो है डिस्क्रिप्शन देना है। तो उसको आप पढ़ करके उसको अच्छे से पहले समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद जब आप इस चीजों को समझ जाते हैं तो आप अपने मन में उसका भाव निकालने की कोशिश कीजिए कि क्या करें हम, अब इसको कैसे स्पष्ट करें। जैसे होता था ना परीक्षा में, मान लीजिए आपको जैसे मैट्रिक इंटर के एग्जाम में आप देखे होंगे कि आपके सामने कोई कविता की पंक्ति दे दी जाती थी, तो आप सोचते थे ओ यार कौन से कविता से लिया गया है, इसको खोजो। पहले उस कविता के अर्थों को समझ गए थे हम पहले क्लास में, तो अगर हमको ये पता चल जाता था कि फन्ना कविता से लिया गया है, तो हम फटाक से उसका जो है अर्थ लिखना शुरू कर देते थे। तो ये सारा चीज आप कहां सोचते थे बच्चे, मन में सोचते थे। तो उसी प्रकार से जो है आपको क्या करना है, तो पंक्तियों को पढ़ के उसको पहले समझना है। समझने के बाद आपको जो है उसके भाव के बारे में अपने मन में विचार करना है। विचार करने के बाद जो है उसका जो केंद्रीय भाव है, ठीक है, और साथ में जो उसके मूल या फिर गौण दिशाएं हैं, उन सभी पर आपको विचार करना है। और इसके बाद जो है उसके उपयोगी अंश को, जो उपयोगी चीज हो, सिर्फ उपयोगी चीजों को आपको क्या करना है, पलवन में व्यक्त करना है। मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए जो है आपको समतुल्य उदाहरण का प्रयोग करना होगा। काफी सारे एग्जाम्पल्स के जरिए आप क्या कर सकते हैं, तो उसके भाव को स्पष्ट कर सकते हैं। फिर मूल भाव को केंद्र में रखते हुए अनुच्छेद के विभिन्न भावों को क्या करना है, तो आपको क्रमानुसार दर्शाना है। अब ये नहीं कि कुछ चीजें यहां से व्यक्त कर दिए और कुछ चीजें जो है यहां से व्यक्त कर दिए। अब वैसे में क्या होगा, तो जो व्यक्ति उसके पलवन को पढ़ेगा उसको समझ में नहीं आएगा कि आखिर आप उसको समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। इसलिए विशेषतः आप ध्यान रखोगे, इसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्रम के अनुसार आप क्या करेंगे, तो सभी बातों को व्यवस्थित रूप से रखेंगे। इसके बाद देखिएगा, तो पलवन में ध्यान रखना चाहिए कि अनावश्यक उदाहरण या फिर अनावश्यक चर्चा जो है विस्तार पूर्वक नहीं होनी चाहिए। मैंने ये बात तो आपको विशेषता में भी बताया कि इसमें जो है अनावश्यक तथ्यों का कोई मोल भाव नहीं है, इसमें अनावश्यक चीजें होनी ही नहीं चाहिए। साथ में बच्चे जो है किसी युक्ति या कथन को असहमत होने पर भी क्या करना है, तो उसके पक्ष में बिल्कुल चर्चा नहीं करना है। मैंने यहाँ पर भी विशेषता में बताया कि नहीं आपको कि आलोचनात्मक या फिर कोई भी टीका टिप्पणी का निषेध किया जाता है इसमें। तो आपको अगर ऐसा लगे कि कोई भी ऐसा भाव है जो अनावश्यक है, आपको क्या करना है भाई, आपको उसको इग्नोर करना है। समझ गया ना। पलवन में आप देखोगे कि इसमें अन्य पुरुष का ज्यादातर उपयोग किया जाता है। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए आपको बच्चे क्या करना है, तो पलवन को लिखना है। समझ गए। तो जब पेपर में आपसे पूछा जाएगा बताइए पलवन लिखने की विधि क्या है, तो आप आराम से लिख सकते हो कि नहीं, फटाफट बताइए कमेंट्स करके पलवन लिखने की कौन सी विधि है, कैसे कैसे आप पलवन लिखते हो, या फिर पलवन लिखने के समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। दोनों तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकता है। आइए बच्चे हम अब यहाँ पर देखने वाले हैं, देखिए तो कुछ ऐसे अनुच्छेद या फिर कुछ ऐसे वाक्य जिसका हम पलवन करके आपको सिखाएंगे। ठीक है, सपोज कीजिए मान लीजिए आपसे पेपर में पूछ दे, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस पंक्ति को पलवित करें। पलवित करने का मतलब इसका विस्तारित रूप दिखाइए। ठीक है, इसका भाव स्पष्ट कीजिए कि आखिर ये पंक्ति हमें क्या कहना चाहता है। हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।
इसके कहने का मतलब ये है कि देखो हर व्यक्ति को क्या होता है, अपने जन्मभूमि से, अपने देश से जो है प्यार रखना चाहिए। हर व्यक्ति को। आप अपने देश से प्यार करते हैं कि नहीं? जैसे मान लो हमारा देश भारत है, अगर भारत के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो हम उसकी हेकड़ियां निकाल देंगे, है कि नहीं? तो ये हमारा देश के प्रति प्रेम है। क्या है बच्चे? देश के प्रति प्रेम है। साथ में बच्चे हम जो भी विकास का क्रम, जो भी विकास के लिए अपनी काम करते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, इन सभी के जरिए हम अपने देश में क्या कर पाते हैं, अपना योगदान दे पाते हैं, है कि नहीं? तो हर व्यक्ति को जो है अपने देश के प्रति, अपने जन्मभूमि के प्रति जो है क्या करना चाहिए बच्चे? तो प्रेम रखना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम अपने माता पिता के प्रति जो है अपनी श्रद्धा रखते हैं, स्नेह रखते हैं, अपने माता पिता से प्यार करते हैं, उसी प्रकार से जो है आपको अपने देश से भी प्यार करना चाहिए। और जो व्यक्ति मान लो कि अगर ऐसा नहीं करता है, अगर मान लो कि जो व्यक्ति अपने देश से प्यार नहीं करता, अपने माता पिता से प्यार नहीं करता, तो वैसे व्यक्तियों का हृदय क्या होता है बच्चे? एक पत्थर के समान माना जाता है। किसके समान माना जाता है? पत्थर के समान। तो यही पंक्ति का अर्थ है। इस प्रकार से आप इसे विस्तारित कर सकते हो। कुछ और देखें? चलिए देखिए, एक और देख लीजिए। जैसे कहता है कि नर और नारी जन्मते और मरते हैं परंतु राष्ट्र सदा अमर रहता है। कैसे स्पष्ट करोगे? बिल्कुल आराम से स्पष्ट कर सकते हैं कि भाई संसार में तो बहुत सारा ऐसा जीव जंतु है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नर हो नारी हो, सभी का मरना तय है। जिसने जन्म लिया है उसका मरना तय है। और ऐसी घटनाएं आपको जो है हमेशा देखने को मिलती है, हर क्षण आपको देखने को मिलती है। अगर आप इस पूरे ब्रह्मांड की बात करेंगे तो पूरे ब्रह्मांड में बच्चे हर क्षण जो है किसी न किसी जीव का मृत्यु होता है और हर क्षण कोई ना कोई जीव जो है नए रूप में जन्म लेते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी देश विशेष की बात करते हैं, सपोज करिए हमारे भारत की ही बात करते हैं, तो क्या यह घटना भारत में देखने को नहीं मिलता है? हर क्षण कोई ना कोई व्यक्ति मरता है और हर क्षण किसी न किसी कोने में किसी न किसी व्यक्ति का क्या होता है बच्चे? जन्म होता है। लेकिन आप मरे जिए, हमारा देश तो वही है ना। हमारा देश तो कभी नहीं मरता है, नहीं जीता है। आपके जैसे जैसे बहुत आए, बहुत गए, बहुत आएंगे भी, है कि नहीं? लेकिन हमारा देश जो है यह अमर है, सदैव वैसे के वैसे ही है। समझ गए कि नहीं? लेकिन क्या है, तो देखो इसमें भी परिवर्तन देखने को मिलती है काफी सारे, जैसे कि संस्कृतियों का परिवर्तन, राष्ट्रीयता का परिवर्तन, ये लगातार होता रहता है समय के अनुसार। जैसे कि अभी देख रहे हैं हम लोग कि हम लोग बिल्कुल पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं, है कि नहीं? हमारा पहनावा ओढ़ावा, खान पीन, ठीक है, रहन सहन, सारा चीज परिवर्तित होते चला जा रहा है। तो ये हमारी जो अभी की वर्तमान स्थितियां हैं, हम ऐसा देख रहे हैं कि जो पहले पश्चिमी सभ्यताओं में देखने को मिलता था वो अभी जो है परिवर्तित होकर हम लोगों के सभ्यता में भी शामिल हो गया है। लेकिन फिर भी चलो, ये सारे परिवर्तन के बाद भी हमारा देश तो अमर है कि नहीं? ये तो कभी नहीं मर सकता। और जब तक आप एकता के साथ रहिएगा इस देश में, मजबूती के साथ जब तक इस देश में रहिएगा बच्चे, तब तक हमारा देश जो है अमर रहेगा। इसको कोई भी गिरा नहीं सकता, इसको कोई भी मार नहीं सकता है। समझ गए ना? तो ये आपके इस वाक्य का अर्थ रहा है। इस प्रकार से आप पलवन लिख सकते हो। चलिए आपके लिए होमवर्क देता हूं। आपको क्या करना है बच्चे? ये इसका पलवन लिख करके क्या करेंगे आप लोग? तो पलवन लिख करके आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है? कहोगे गुरुजी इतने बार का पलवन, हाँ क्या हो गया? थोड़ा सा मेहनत तो कर सकते हो। जो बच्चे मेहनत करेंगे उसी को तो सफलता मिलती है कि नहीं? बिना मेहनत के भाई साहब सफलता कहाँ है? आप वैसे तो एकदम लुका छिपी करके तो सब पास कर जाओगे ग्रेजुएशन, फ्यूचर में क्या करोगे? फ्यूचर के लिए तो आपको नॉलेज बहुत जरूरी है बच्चा जी, है ना? बिना नॉलेज के आप फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपका होमवर्क ये है, देखते हैं कितने बच्चे होमवर्क करते हैं। जो बच्चे होमवर्क करेंगे उसका हमारा विशेष आशीर्वाद होगा। ठीक है? तो आप लोग क्या करना है, इसका अर्थ स्पष्ट करके कमेंट्स में लिखना है। कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं है। अपने तरीके से लिखिएगा, कहीं से जो है कॉपी पेस्ट मत करना, गूगल पर सर्च करके मत लिख देना। चलिए आगे देखेंगे बच्चे, आखिरी टॉपिक आज के इस क्लास का, जो कि आपके संक्षेपण और पलवन के बीच का अंतर है। बहुत आराम से समझेंगे। संक्षेपण जो कि मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था, पलवन जो कि अभी मैंने आपको पढ़ाया है। आपको अगर दोनों क्लास आपने किया है तो थोड़ा बहुत अंतर तो पता चल ही गया होगा। जैसे देखिए कि पलवन में बच्चे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी विषय वस्तु का या फिर कोई भी भावों का जो है हम लोग क्या करते हैं, विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन संक्षेपण में क्या करते हैं, तो कोई भी विषय वस्तु हो, चाहे वो कोई भी भाव पूर्वक बातें हो, उसको हम लोग संक्षेप में बताते हैं। इसके बाद देखेंगे आप लोग कि पलवन में क्या होता है, तो कोई भी उदाहरण के जरिए, लोकोक्ति के जरिए, मुहावरा के जरिए हम किसी भी तथ्यों का जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन आपके संक्षेपण में क्या होता है बच्चे, तो संक्षेपण में जो है आपके उदाहरण का प्रयोग नहीं होता है, लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं होता है। समझ गया ना? तो इस तरह के तथ्यों का प्रयोग आपको संक्षेपण में देखने को नहीं मिलेगा। आगे बात करेंगे, देखिए पलवन की बात प्यारे बच्चे, तो देखिए पलवन में क्या होता है, तो लेखन की बिल्कुल स्वतंत्रता होती है। ठीक है?
लेखन की स्वतंत्रता होती है, लेकिन फिर भी शब्दों की सीमा रेखा का ध्यान रखा जाता है कि जितना मन उतना नहीं कहते जाएंगे, बिल्कुल एक सटीक तरीके से यहाँ भी करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे हम कह सकते हैं कि पलवन में स्वतंत्रता होती है लेखन की, लेकिन आपके संक्षेपण में स्वतंत्रता नहीं होती है, क्योंकि आपको मैंने कल पढ़ाया था पिछली क्लास में कि संक्षेपण लिखते समय जो हम मूल अवतरण का क्या करते हैं बच्चे, 1/3 भाग ही संक्षेपण में बताते हैं, है ना। जैसे 30 गो शब्द है तो उसको हम 10 गो शब्द में लिखेंगे, 10 से 12 हो सकता है, 10 से 8 हो सकता है, 2-4 शब्द इधर 2-4 शब्द उधर चल सकता है। तो मतलब ये एक कायदा कानून यहाँ पर बना दिया गया संक्षेपण में कि भाई मूल अवतरण का हम लोग मात्र 1/3 भाग संक्षेपण में लिखेंगे, लेकिन आपके पलवन में क्या होता है तो आप उसको डिटेल्स में लिख सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप संक्षेपण और पलवन में अंतर बता सकते हैं। क्लियर है। अब देखो पेपर में आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, चला इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सपोज करो बच्चे आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पेपर में कैसे पूछेगा, इस पर बात करें तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बच्चे बात करते हैं। देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, सपोज देखिए कि सबसे पहले आपसे पूछेगा पलवन, पलवन पर क्या करे बच्चे, पलवन पर टिप्पणी करे, ठीक है। पलवन पर क्या करे बच्चे, टिप्पणी करे। या पूछा आ सकता है पलवन को परिभाषित करे, ठीक है, पलवन की परिभाषा दे। तो आप क्या करोगे, पलवन की परिभाषा मैंने आपको अभी बताया है, बताया कि नहीं बताया है, तो आप लोग एक बार फटाफट से कमेंट करके बताना गुरुजी इसका आंसर था, हम वैसे ही चुटकी में कर देंगे, है कि नहीं। दूसरा जैसे मान लीजिए पूछेगा पलवन की विशेषता, ठीक है, क्या पूछेगा आपसे, पलवन की विशेषता, ठीक है, पलवन की विशेषता पूछ लेगा आपसे। या फिर मान लीजिए पूछेगा पलवन की विशेषता के साथ साथ आपसे पूछ सकता है बच्चे, देखिए जैसे कि हिंदी भाषा में पलवन का महत्व, है ना, हिंदी भाषा में पलवन का महत्व, हिंदी भाषा में पलवन का महत्व, ठीक है, तो ये पूछ ले आपसे। चलिए इसके बाद देखिएगा आपसे पूछ लिया जा सकता है जैसे कि मान लीजिए एक अच्छे पलवन लिखने के लिए क्या क्या कौन कौन सी बातें को ध्यान रखना चाहिए, अच्छे पलवन लेखन के लिए, अच्छे पलवन लेखन के लिए बच्चे, अच्छे पलवन लेखन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आएगा जैसे मान लीजिए पलवन क्या है, पलवन क्या है, पलवन क्या है, इसके इसके विशेषताओं विशेषताओं इसके विशेषताओं और महत्वों का वर्णन करें, ठीक है, विशेषताओं और महत्वों का क्या करे बच्चे, तो वर्णन करें। तो इस टाइप से आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है जो कि आपके 10 नंबर का होगा, समझ गया ना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे तो आपको इसकी विशेषता को विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बच्चे जो है विशेषता से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जितना भी टॉपिक आज कराए हैं वो सारा का सारा अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। एक बार बच्चे आप लोग कमेंट करके बता देना कि क्या आपको ये सारा चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अगर ये सारी चीजें अच्छे से समझ में, आपको बस छोटा सा काम करना है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। अपने सभी फ्रेंड्स को इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सेशन को लाइक नहीं किए बच्चे तो लाइक कर लेना, ठीक है। विशेष मुलाकात करते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद, वंदे मातरम।